हेलो एवरीवन, मैं राघव आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल डिस्कवरी कोचिंग प्रतापगढ़ में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th के साइंस में ये नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कार्बन एवं इसके यौगिक। ठीक है, इस चैप्टर को हम लोग इस शब्द से ना स्टार्ट करके कार्बनिक रसायन से स्टार्ट करते हैं। किससे? कार्बनिक रसायन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जिसे इंग्लिश में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इंग्लिश शब्द से चलते हैं। इंग्लिश में ये ऑर्गेनिक शब्द ऑर्गेनिज्म से लिया गया है। ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ऑर्गेनिज्म मीन्स क्या होता है? जीव। ऑर्गेनिज्म मीन्स क्या होता है? जीव। और केमिस्ट्री मीन्स क्या होता है? पदार्थों का अध्ययन करना। केमिस्ट्री मीन्स क्या होता है? रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान किसे कहते हैं? पदार्थों का अध्ययन करना। तो यहाँ पे जीव है, ठीक है। ऑर्गेनिक मीन्स क्या निकल गया? जीव। केमिस्ट्री मीन्स पदार्थों का अध्ययन करना, अर्थात ऐसे पदार्थों का अध्ययन करना जिन्हें हम जीव से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करते हैं। ऐसे पदार्थों को ध्यान से देखना, जीव द्वारा उत्पन्न प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष पदार्थों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। और ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, जिसे हिंदी में कार्बनिक यौगिक कहते हैं। कार्बनिक यौगिक कहते हैं। ठीक, तो मीन्स कार्बनिक पदार्थों या कार्बनिक यौगिकों को हम किससे प्राप्त कर सकते हैं? जीवों द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। इसी के आधार पर सन 1815 में एक वैज्ञानिक थे, वर्जीलियस थे। इन्होंने एक सिद्धांत दे दिया। उस सिद्धांत का क्या नाम था? जैव शक्ति सिद्धांत। जैव शक्ति सिद्धांत, ठीक है। तो यहां देख लेते हैं जैव शक्ति। जैव मीन्स हो गया जीव, और शक्ति मीन्स शक्ति। कैसी शक्ति? कोई रहस्यमय शक्ति। कोई रहस्यमय शक्ति, अर्थात वर्जीलियस ने यह बताया कि जीवों में कोई न कोई रहस्यमय शक्ति होती है, जिसके कारण जीव क्या उत्पन्न करते हैं? कार्बनिक पदार्थों को उत्पन्न करते हैं। कार्बनिक पदार्थ या यौगिकों को उत्पन्न करते हैं। इनका यह मानना था कि कार्बनिक पदार्थों को हम लैब में, प्रयोगशाला में नहीं बना सकते। इनका मानना यह था कि हम कार्बनिक पदार्थों को लैब में नहीं बना सकते। ठीक है, ये केवल जीव द्वारा ही ये पैदा होते हैं, क्योंकि जीव में कुछ रहस्यमय शक्ति पाई जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद 1828 में एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम था फ्रेडरिक ओहलर। इन्होंने क्या किया? दूसरा पहले ले लेते हैं। इन्होंने क्या किया? इन्होंने अकार्बनिक पदार्थों से अकार्बनिक पदार्थ से लैब में कार्बनिक पदार्थ बनाया। तो इन्होंने क्या लिया था?
वो अकार्बनिक पदार्थ क्या था? वो अकार्बनिक पदार्थ अमोनियम साइनेट था। क्या था? अमोनियम साइनेट था। अमोनियम साइनेट। ठीक है। इन्होंने जब अमोनियम साइनेट को जब लैब में गर्म किया, क्या किया? गर्म किया, तो इन्हें यूरिया प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? यूरिया। इन्हें यूरिया प्राप्त हुआ। और यूरिया क्या है? यूरिया एक कार्बनिक पदार्थ है। यूरिया क्या है? कार्बनिक पदार्थ। तो लैब में सबसे पहला जो कार्बनिक पदार्थ बना था वो कौन क्या था? यूरिया था। तो यूरिया को हम कह सकते हैं ये पहला संश्लेषित कार्बनिक पदार्थ है, ये बनाया गया था। ठीक है। तो इस खोज के बाद, ठीक है, जो वर्जीलियस का जैव शक्ति सिद्धांत था ये असत्य प्रमाणित हुआ। कैसा प्रमाणित हुआ? ये असत्य प्रमाणित हो गया। तो ओहलर के बाद भी कई वैज्ञानिक आए, जैसे कोल्बे आए। कोल्बे सन 1845 में इन्होंने लैब में एस्टिक एसिड बनाया। लैब में एस्टिक एसिड यानी सिरका बनाया। उसके बाद बर्थेलो ने सन 1856 में इन्होंने मीथेन, लैब में क्या बनाया? मीथेन बनाया। ठीक है। तो इस प्रकार जैव शक्ति सिद्धांत पूर्णतः असत्य साबित हुआ। ठीक। तो अभी तक क्या माना जा रहा था कि जीव द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त पदार्थों को हम कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। तो जब ये साबित हो गया कि हम जीव द्वारा ही कार्बनिक पदार्थों को प्राप्त नहीं कर सकते, हम लैब में भी इसे बना सकते हैं, जिसके कारण ये जो डिफिनीशन है ये डिफिनीशन भी गलत हो गई। ठीक है। और अभी तक क्या था? कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करना कार्बनिक रसायन कहलाता है। ठीक है। तो अब हम देखते हैं हिंदी शब्द से। हिंदी में कार्बनिक शब्द दिया गया है। क्या दिया गया है? कार्बनिक। और दूसरा क्या है? रसायन। तो रसायन मीन्स क्या होता है? पदार्थों का अध्ययन करना। पदार्थों का, दूसरा कलर ले लेते हैं, क्या हो जाएगा? पदार्थों का अध्ययन करना। पदार्थों का अध्ययन करना। तो कौन से पदार्थों का अध्ययन करना? नाम से दिख रहा है, कार्बन के यौगिक या कार्बन के पदार्थों का अध्ययन करना। ठीक है। तो कार्बन के पदार्थ हैं, जैसे हम देख लेते हैं कार्बन पदार्थ, जैसे मान के चलिए CO2। क्या है? CO2। दूसरा देख लेते हैं, जैसे CH4 है। ठीक है। CH4 है। तो ये दोनों कार्बन के ही पदार्थ हैं, लेकिन इनमें से कार्बनिक पदार्थ कौन सा है? तो याद रखना, कार्बनिक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं, यानी कार्बन साथ क्या हो? हाइड्रोजन हो। कार्बन साथ क्या हो? हाइड्रोजन हो। तो ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। नाम से दिख रहा है, हाइड्रो से हाइड्रोजन, कार्बन से कार्बन। ठीक है। मीन्स जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ तत्व हाइड्रोजन को विस्थापित करके कार्बन से जुड़ जाते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न यौगिक कहेंगे। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन एवं इनसे व्युत्पन्न यौगिक कार्बनिक
ये क्या कहलाएंगे? ये कार्बनिक पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्बनिक पदार्थ कहलाते हैं। और इनका अध्ययन अध्ययन इनका अध्ययन कार्बनिक रसायन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ बात आती है कि हाइड्रोकार्बन किससे मिलकर बने होते हैं? कार्बन तथा हाइड्रोजन। अब कंडीशन आती है कि कार्बन क्या है? ठीक है, तो देख लेते हैं। कार्बन इसका संकेत क्या होता है? सी होता है। इसका संकेत सी होता है। ये हमारे पृथ्वी के भूपर्पटी क्या होता है? हमारे पृथ्वी के ऊपरी भाग में ये खनिजों के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में पाया जाता है? खनिजों के रूप में पाया जाता है। वो भी मात्र केवल 0.02%। कितना? 0.02% पाया जाता है। किस रूप में पाया जाता है? खनिज, जैसे कार्बोनेट हो गया, बाइकार्बोनेट हो गया, कोयला हो गया एवं पेट्रोलियम के रूप में ठीक है। दूसरा, ये हमारे वायुमंडल में 0.03% पाया जाता है। किस रूप में? कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। ठीक है, तो ये हमारे पृथ्वी में बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। लेकिन ये एक ऐसा तत्व है जो इस कार्बन के लाखों यौगिक हैं, जिसके कारण इसको हम रासायन विज्ञान की अलग शाखा में पढ़ते हैं, जिसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये कार्बन दूसरे तत्वों से ये जुड़ रहा है, तो कैसे जुड़ता है? ठीक है, कार्बन में आवंधन देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं रासायनिक बंध किसे कहते हैं। रासायनिक बंध क्या होता है? जैसे मान के चलो कोई परमाणु ए है, ये बी है, ए और बी कोई परमाणु है। ठीक है, तो ए, अब यहाँ कंडीशन ये होती है कि इसमें से ये दोनों आपस में जुड़ेंगे क्यों? ये आपस में जुड़कर एक यौगिक बनाते हैं, तो क्यों बनाएंगे? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि सभी तत्व अपने पास के अक्रिय गैस तत्व जैसे, तो ये सब परमाणु क्या करते हैं? अपने पास के अक्रिय गैस जो तत्व होते हैं उनके जैसे स्थायित्व प्राप्त करने के लिए ये सब इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान या स्थानांतरण या साझेदारी करते हैं। ठीक है, तो जिसके कारण इन दोनों परमाणुओं के मध्य एक आकर्षण बल लगता है। इन दोनों परमाणुओं के मध्य क्या लगता है? एक आकर्षण बल लगता है। ठीक है, और इसी आकर्षण बल को हम क्या कहते हैं? रासायनिक बंध कहते हैं। अर्थात दो परमाणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को हम क्या कहते हैं? रासायनिक बंध कहते हैं। अब जैसा कि अभी बताया गया कि ये दोनों आपस में जुड़ क्यों रहे हैं, या हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों के मध्य ये जो रासायनिक बंध बन रहा है, ये क्यों बन रहा है? तो किस लिए बन रहा है? ये सब अपने पास के अक्रिय गैस तत्व जैसी संरचना, इनकी संरचना कैसी होती है? अस्थायी होती है। संरचना प्राप्त करने के लिए
और इनकी संरचना अस्थायी होती क्यों होती है? क्योंकि ये अष्टक नियम का पालन करते हैं, ऑक्टेट रूल, अष्टक नियम, अर्थात इनके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो कुछ तत्वों को छोड़ के, क्योंकि कुछ तत्व वो दुक नियम का पालन करते हैं, डुप्लेट रूल फॉलो करते हैं, यानी 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। बाकी सब में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, तो यही 8 इलेक्ट्रॉन पाने के लिए ये सब आपस में एक दूसरे इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करते हैं या तो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं। तो ये जो रासायनिक बंध है ये 2 तरीके से बन सकता है। पहला, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा, और दूसरा है इलेक्ट्रॉन के साझेदारी द्वारा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण से क्या बनता है? आयन बनते हैं, और आयन के मध्य जो बंध बनता है उन्हें हम क्या कहते हैं? आयनिक बंध कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से जो बंध बनता है उसे हम सहसंयोजी बंध कहते हैं। इसे हम सहसंयोजी बंध कहते हैं। जैसे यहाँ हम सोडियम लेते हैं, सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 11। इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2, 8, 1, तो बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8। यहाँ कितना है? 1 है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम एक बाहर निकाल लें या तो 7 हम किसी से ले लें, तभी तो 8 होगा। ठीक है, तो यहाँ कौन आसान होगा? एक बाहर निकालना आसान होगा। जब एक बाहर निकालेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? Na एक पॉजिटिव हो जाएगा। सेम इसी तरह क्लोरीन का लेते हैं, जैसे क्लोरीन 17 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉन 17 है, 2, 8, 7। इसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन होने कितने चाहिए? 8। तो यहाँ कितने की जरूरत है? या तो 1 इलेक्ट्रॉन ये ले ले या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन दे दे। तो कौन सा आसान पड़ेगा? 1 इलेक्ट्रॉन लेना। यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन ये बाहर निकाला है, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन ये लिया है, तो यहाँ क्या बनाएगा? ये 1 लेगा तो 1 माइनस, तो यहाँ क्या उत्पन्न हो गया? यहाँ आयन उत्पन्न हो गए हैं, और आयनों के मध्य एक आकर्षण बल लगता है जिससे एक बंध बनेगा जिसे हम आयनिक बंध कहते हैं। ये आयनिक बंध से ये क्या बन जाएगा? ये NaCl बन जाएगा। क्या बन जाएगा? NaCl बन जाएगा। ठीक है, जबकि इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी में देख लेते हैं। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे H2O लेते हैं। क्या लेते हैं? जैसे मान के चलिए यहाँ पे हम H2 लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। जैसे H2 लेते हैं, H2, तो यहाँ पे हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है? हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1, जबकि यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 2 होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 2। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं? 1 हाइड्रोजन ये लिख लेते हैं, 1 हाइड्रोजन ये लिख लेते हैं। इस हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ एक आप लोग कहानी याद रखिएगा। कहानी क्या है कि इस हाइड्रोजन के पास 2 रिश्तेदार आएंगे। कितने रिश्तेदार आएंगे? 2 रिश्तेदार। जब यहाँ 2 रिश्तेदार आएंगे तो इसके पास कप प्लेट कितना है? 1 ही है। तो ये दूसरा कप प्लेट किससे लेगा? बगल वाले से। इसका पड़ोसी कौन है? दूसरा हाइड्रोजन। तो जब इसके यहाँ 2 रिश्तेदार आते हैं तब ये एक कप प्लेट दूसरे हाइड्रोजन से लेके ये अपना रिश्तेदारी निभा लेता है। रिश्तेदार जाने के बाद अपना कप प्लेट धो के इस हाइड्रोजन को दे देगा। अब इनके यहाँ कितने रिश्तेदार आए? इनके यहाँ भी 2 रिश्तेदार आएंगे। जब 2 रिश्तेदार आएंगे तो इनके यहाँ भी एक कप प्लेट है, तो किससे लेंगे? बगल वाले से। तो ये इनसे अपना कप प्लेट लेके ये भी अपना रिश्तेदारी निभा लेते हैं। तो यहाँ ओवरऑल कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है? तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है। ठीक है, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से कौन सा बंध बनता है? सिंगल बॉन्ड बनता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? H, ये एकल बंध है,
ये कौन सा बंध है? एकल बंध है। ठीक है, तो ये एक हुआ। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम ऑक्सीजन का, O2 का। ठीक है, ऑक्सीजन देखते हैं। ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 6। इसके बाकोस में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 होने कितने चाहिए? 8 होने चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं, एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5 6। इसमें भी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब यहाँ पे इनके यहाँ तो 2 रिश्तेदार आते थे, लेकिन इनके यहाँ 8 रिश्तेदार आएंगे। कितने रिश्तेदार आने चाहिए? 8 आएंगे। ठीक है, जब 8 आएंगे तो इनके पास कप प्लेट 6 ही है, तो अपने पड़ोसी से 2 कप प्लेट ले लेंगे। तो इनके पास कितने कप प्लेट हो गए? 8 हो गए। उसके बाद रिश्तेदार जाने के बाद 2 अपना धुल के दे देंगे। इनके पास भी कितने कितने रिश्तेदार आएंगे? 8 आएंगे। ठीक है, तब ये भी अपना 2 कप प्लेट दूसरे पड़ोसी से अपने ले लेंगे। तो यहाँ ओवरऑल कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है? यहाँ 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है। तो यहाँ सिंगल बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड। यहाँ कौन सा बॉन्ड बनेगा? डबल बॉन्ड। यानी ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच कौन सा बॉन्ड बनता है? डबल बॉन्ड। और ये 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ। इस बंध को हम क्या कहते हैं? द्विक बंध कहते हैं, डबल बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। ये सब इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है, मीन्स सहसंयोजी बंध। ये क्या हो रहा है? सहसंयोजी बंध है। ठीक है, सहसंयोजी बंध। अब अगला देख लेते हैं, जैसे N2 है। ठीक है, तो नाइट्रोजन का देखते हैं। नाइट्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। पहले कोष में 2, दूसरे में 5। ठीक है, और बाकी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 होने चाहिए। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं नाइट्रोजन यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। तो चूंकि इसको 3 चाहिए तो हम 3 इलेक्ट्रॉन इधर लिख लेते हैं, इसमें भी 3 इलेक्ट्रॉन इधर और 2 इधर। तो सेम इसमें भी होगा। इनके यहाँ 8 रिश्तेदार आएंगे, 3 अपने पड़ोसी से कप प्लेट ले लेंगे, उसके बाद धुल के दे देंगे। इनके यहाँ भी 8 रिश्तेदार आएंगे, तो 3 अपने पड़ोसी से ले लेंगे और रिश्तेदार के जाने के बाद धुल के दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉनों साझेदारी हो रही है? 6 इलेक्ट्रॉनों साझेदारी हो रही है। ठीक है, तो 6 इलेक्ट्रॉनों साझेदारी से 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। 1 2 3, यानी नाइट्रोजन के बीच कौन सा बंध होता है? ट्रिपल बॉन्ड। इसे हम त्रिक बंध हिंदी में कहते हैं, त्रिक बंध। तो सहसंयोजी बंध किसे कहते हैं? जिसमें इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, और ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एकल बंध, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, अब बात यह आती है कि कार्बन में कौन सा बंध होता है? ठीक है, तो कार्बन में जो बंध होता है वो कौन सा बंध होता है? सहसंयोजी बंध होता है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। पहले कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 4। इसके बाहर कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। और होने कितने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो यहाँ पे पहली कंडीशन ये आती है कि मान के चलो कि पहली कंडीशन कि कार्बन किसी को 4 इलेक्ट्रॉन दे दे। जब ये 4 इलेक्ट्रॉन देगा क्या बनाएगा? 4। जब ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को देता है तब ये क्या बनाएगा? C4 प्लस बनाएगा। लेकिन कंडीशन ये आती है कि इसके पास कितने प्रोटॉन है? 6 प्रोटॉन है। ठीक है, मान के चलो कोई इससे 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तब तो ठीक है, प्रोटॉन कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन जब दूसरा इलेक्ट्रॉन लेगा तब प्रोटॉन को कष्ट होने लगेगा। ठीक है, तब और ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो तीसरा इलेक्ट्रॉन लेने पे और ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो सोचो चौथा इलेक्ट्रॉन ये देगा? नहीं देगा। अर्थात यहाँ क्या है कि यानी 4 इलेक्ट्रॉन खोने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। यहाँ किसकी आवश्यकता होगी? अत्यधिक ऊर्जा लगेगा। ठीक है,
जिसके कारण कार्बन किसी को 4 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। दूसरी कंडीशन ये होती है कि ये किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ले ले, किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ये ले, तो 4 इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बनाएगा, C4 माइनस। ठीक है, अब जब 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, जबकि प्रोटॉन कितना है, 6 ही है। ठीक है, तो 6 प्रोटॉन के लिए 6 प्रोटॉन के लिए 10 इलेक्ट्रॉन धारण करना क्या होता है, मुश्किल होता है। क्या होता है, मुश्किल होता है। तब कार्बन अन्य तत्वों से बंध बनाएगा कैसे, तब कार्बन अन्य तत्वों से इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से, कैसे, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से ये बंध बनाता है, जिसे सहसंयोजी बंध कहते हैं। क्या कहते हैं, सहसंयोजी बंध कहता है। यह जो सहसंयोजी बंध होता है, ठीक है, ये अगर परमाणुओं के बीच देखें, जैसे मान के चलो A और B के बीच ये सहसंयोजी बंध बन रहा है, तो परमाणुओं के मध्य जो सहसंयोजी बंध बनता है वो कैसा होता है, ये प्रबल होता है। कैसा होता है, प्रबल। लेकिन जब अंतरा परमाणु, यानी मान के चलो कि AB एक यौगिक हुआ और AB ये एक यौगिक हुआ, जब इनके मध्य ये जो बल लग रहा है, ये कैसा बल होगा, ये दुर्बल होता है। कैसा होता है, ये दुर्बल। इसी दुर्बलता के कारण ही इनका जो गलनांक और क्वथनांक होता है, गलनांक व क्वथनांक, ये क्या होता है बेटा, कम होता है। इनका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, कम होता है। ठीक है, और सहसंयोजी हैं, मीन्स इसमें आयन की उत्पत्ति होगी नहीं, और ये जनरली कैसे होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं, विद्युत के कुचालक होंगे। क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। ठीक है, तो कार्बन दूसरे तत्वों से इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके ये लाखों कार्बनिक यौगिक का निर्माण करता है। अब जैसा कि आप लोगों को पता चल गया कि हाँ ये सहसंयोजी बंध बनाता है, तो सहसंयोजी बंध की प्रकृति के कारण ही ये कार्बन बहुत बड़ी संख्या में यौगिक बनाता है। तो इसके कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं, इसके कुछ विशेष लक्षण होते हैं, जिसके कारण ये अधिक संख्या में यौगिक बनाते हैं। जिसमें से पहला है श्रृंखलन। क्या है, श्रृंखलन। अगर नाम से देखें तो यहां देखो श्रृंखला धन अन है, श्रृंखला धन अन अर्थात श्रृंखला निर्माण की प्रक्रिया। तो श्रृंखला निर्माण प्रक्रिया मीन्स कार्बन जो होता है, कार्बन व अन्य तत्वों के साथ, कार्बन व अन्य परमाणु के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता रखता है, अद्वितीय क्षमता रखता है। ठीक है, और यहां देख लेते हैं, तथा ये कार्बन से ये एक लंबी श्रृंखला बनाता है, कार्बन के साथ ये लंबी श्रृंखला बनाता है। इस गुण क्या कहते हैं, श्रृंखलन कहते हैं।
ठीक है। ये जब कार्बन कार्बन के साथ ये सिंगल बॉन्ड से जब श्रृंखलन बनाता है तब ऐसे यौगिक संतृप्त यौगिक होते हैं। ऐसे यौगिक कौन से यौगिक होते हैं? संतृप्त। जब कार्बन कार्बन के मध्य जब कहीं पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, तो ऐसे यौगिक असंतृप्त यौगिक होते हैं। असंतृप्त यौगिक होते हैं। क्या होते हैं? असंतृप्त। असंतृप्त यौगिक होते हैं। तो ये श्रृंखलन हुआ। श्रृंखलन यानी कार्बन कार्बन या अन्य परमाणु के साथ ये क्या बनाता है? ये श्रृंखला बनाता है। इसका दूसरा एक विशेष लक्षण है, दूसरा चतुः संयोजक या चतुः संयोजकता। चतुः संयोजकता, ठीक है। तो कार्बन कैसा होता है? चतुः संयोजक होता है। चतुः संयोजक मीन्स ये एक कार्बन अन्य चार कार्बन या चार परमाणु से संयोग करने की क्षमता रखता है। संयोग करने की क्षमता रखता है। यहाँ नाम से दिख रहा है चतुः मीन्स चार, संयोग मीन्स जुड़ने, का मीन्स करने वाला, ता मीन्स क्षमता, यानी चार से जोड़ने की क्षमता रखने वाला ये चतुः संयोजक। यहाँ थोड़ा सा हम ट्रिक देख लेते हैं, ट्रिक जो आगे बहुत काम देगा। चतुः संयोजक मीन्स चार से जुड़ेगा, मीन्स कार्बन चारों तरफ कितनी लाइन देखेंगे हम? 4 लाइन देखेंगे। इसके कुछ पैटर्न बनते हैं, जैसे सिंगल बॉन्ड रहेगा तो 4 इस तरह, और डबल बॉन्ड रहेगा तो 2 3 4, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो 1 2 3 4। ये 3 पैटर्न बनते हैं। इसका मतलब क्या कि कार्बन के चारों तरफ हमको सिंगल बॉन्ड देखना है, ठीक है। तो ये कार्बन के सर्वतोमुखी प्रकृति में ये विशेष लक्षण इनमें होते हैं। आगे देख लेते हैं हाइड्रोकार्बन एवं इसके प्रकार। जैसा कि अभी बताया गया कि हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन तथा कार्बन मीन्स कार्बन, मीन्स वे यौगिक जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। इनके प्रकार ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक संतृप्त, दूसरा असंतृप्त। एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे कार्बन होते हैं जिनके कार्बन के चारों तरफ कौन से बंध होते हैं? सिंगल बॉन्ड होते हैं, अर्थात सभी एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। असंतृप्त मीन्स जिनके कार्बन यानी जिनके कार्बनिक यौगिकों में कार्बन कार्बन बीच या तो डबल बॉन्ड हो या तो ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है। ऐसे हाइड्रोकार्बन क्या कहलाते हैं? असंतृप्त। जिनमें डबल बॉन्ड होता है उन्हें हम एल्कीन कहते हैं, और जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है उन्हें हम एल्काइन कहते हैं, ठीक है। तो ये हाइड्रोकार्बन एवं उसके प्रकार हो गए, ठीक। तो आज इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।